हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान इजी फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर सिस्टम के इम्पोर्टेंट टर्म पावर फैक्टर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो अगर थ्योरी की बात करें तो पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का कोसाइन होता है। मतलब पावर फैक्टर बराबर कॉस फाई, जहां फाई वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। ये एंगल वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। बट अगर हम इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस की बात करें तो पावर फैक्टर एक्टिव पावर किलोवाट और अपरेंट पावर केवीए का रेशियो होता है। मींस कॉस फाई बराबर किलोवाट बाई केवीए। आइए अब इसे हम पावर ट्रायंगल के द्वारा और विस्तार से समझते हैं। इस फिगर में ट्रायंगल ए बी सी एक पावर ट्रायंगल है, जहां ए बी अपरेंट पावर केवीए, बी सी एक्टिव पावर जो कि किलोवाट में है, और ए सी ये रिएक्टिव पावर जो केवीए में है रिप्रेजेंट हो रहा है। अब अगर हम एंगल ए बी सी की बात करें, जिसे हमने फाई से रिप्रेजेंट किया है, इस एंगल की बात कर रहे हैं जिसे हमने फाई से रिप्रेजेंट किया है, तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो इसमें कॉस फाई क्या होगा? कॉस फाई होगा बी सी अपॉन ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा? ये बेस हमारा है किलोवाट, तो बेस है किलोवाट डिवाइड बाई केवीए। तो पावर फैक्टर क्या कहलाएगा? एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर, कॉस फाई बराबर किलोवाट बाई केवीए। अब आइए हम लोग समझते हैं कि ये किलोवाट, केवीएआर और केवीए क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किलोवाट की, एक्टिव या रियल पावर। ये पावर यूजफुल वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कोई मोटर अगर किसी पंप को चला रही है, मोटर है और वो किसी पंप को चला रही है, तो पंप को चलाने में जो काम किया जा रहा है पर्टिकुलरली, वो कहलाएगा एक्टिव पावर। इसे हम लोग किलोवाट में प्रेजेंट करते हैं, एक्टिव पावर को किलोवाट में। केवीआर ये रिएक्टिव पावर कहलाती है। ये वैसे तो कोई काम नहीं करती, बस ये लोड में अब्जॉर्ब और रिटर्न होती रहती है। इसे किलोवाट एम्पियर रिएक्टिव में केवीएआर में व्यक्त करते हैं। और थर्ड बात करते हैं केवीए की। केवीए क्या होता है? केवीए अपरेंट पावर होता है। ये एक्टिव और रिएक्टिव पावर का अलजेब्रिक सम होता है। जैसे देखिए, ये आपकी किलोवाट थी, ये केवीआर थी, इसका जो अलजेब्रिक सम है, अलजेब्रिक सम मीन्स जो हम लोग इससे करते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो करते हुए करते हैं, वेक्टर लगा के, उसे हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक सम। तो इसे हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? केवीए में। आइए पावर फैक्टर, हम लोग ये जानते हैं कि पावर फैक्टर को हम लोग इम्प्रूव कैसे करते हैं। पावर फैक्टर इंप्रूव करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग आगे की स्लाइड में समझते हैं कि कैसे हम लोग पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं। वैसे जैसे जनरली इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में मेजरली जो लोड होता है वो इंडक्टिव होता है। मेनली लोड इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव लोड ज्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, इंडक्टिव लोड होने से पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है और एक से कम रहता है। जैसे यहाँ पे इस फिगर में दो केस दिखाए गए हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 में जो मोटर है उसको किलोवाट और केवीआर दोनों ही इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स से आ रहे हैं। किलोवाट और केवीआर दोनों पावर सोर्स से आ रहे हैं। और सेकंड केस में किलोवाट तो पूरा का पूरा पावर सोर्स से आ रहा है, बट कुछ केवीआर का पार्ट पावर सोर्स से आ रहा है और कुछ के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है, पावर कैपेसिटर लगा हुआ है। हमें पता है कि पावर कैपेसिटर जो होता है वो रिएक्टिव पावर को जनरेट करता है। तो केस 2 में जो मोटर की रिएक्टिव पावर डिमांड है वो कुछ तो पावर कैपेसिटर से कंसीडर हो रही है और कुछ कैटर हो रही है पावर सोर्स से। तो फर्स्ट केस में जहां दोनों चीजें, केस 1 में जहां दोनों चीजें आ रही हैं पावर सोर्स से, पावर सोर्स को केवीआर भी देना पड़ रहा है और किलोवाट भी देना पड़ रहा है मोटर को, वहां पे पावर फैक्टर की वैल्यू बहुत कम है, 0.7 है। और यहाँ पे केस 2 में देखिए, जहां पे हमने पावर सोर्स से केवल केवीआर 1 ले रहे हैं और पावर जो
कैपेसिटर इटसेल्फ मोटर को KVR2 दे रहा है, तो यहाँ पर पावर फैक्टर इंप्रूव होकर 0.95 हो गया है। देखिए 0.95 इंप्रूव हो गया, 0.7 से 0.95 हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो KVR की डिमांड है वो मोटर की तो KVR डिमांड दोनों ही केस में बराबर है। यहाँ पे भी KVR है और यहाँ पे भी KVR ही है, लेकिन वो कैसे फुलफिल हो रही है? कुछ पार्ट जो है पावर सोर्स से मिल रहा है जिसे KVR1 बोल रहे हैं, और कुछ जो है वो पावर फैक्टर कैपेसिटर से मिल रहा है, पावर कैपेसिटर से मिल रहा है। तो दोनों मिला के ये क्या हो जाएगा? KVR1 प्लस KVR2 बराबर KVR सेकेंड केस में। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि भाई पावर फैक्टर 0.7 था, अब उससे इम्प्रूव करके मुझे 0.95 करना है, तो किस कैपेसिटी का मैं कैपेसिटर लगाऊं? द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कम आता है हमेशा दिमाग में, और जो कि हमें कैलकुलेट भी करना होता है, इंडस्ट्री में हर जगह हम लोगों से पूछा भी जाता है कि भाई कितने का कैपेसिटर लगाया जाए, उसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकलेगी। अगर हमारा पावर फैक्टर 0.7 चल रहा है, अब हमें 0.95 पे जाना है, तो कितना बड़ा कैपेसिटर लगाएं, कैसे कैलकुलेट होगा? तो ये जानने के लिए चलिए हम लोग नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। देखिए जैसे हमें पता है कि इनिशियल पावर फैक्टर हमारा कितना था? 0.7 था, और अब हमने क्या किया है, हमें पावर फैक्टर कितना चाहिए? इम्प्रूव करना है, पावर फैक्टर इम्प्रूव करके हमें 0.95 करना है। मतलब हमारा इनिशियल पावर फैक्टर जो है वो cos phi1 जो है 0.7 है, और cos phi2 हमें मेंटेन करना है 0.95। तो अब देखिए अगर हम cos phi1 हमें पता है 0.7, तो अगर हमें phi1 एंगल निकालना हो, वो कैसे निकलेगा? cos इनवर्स 0.7, तो ये कितना आ जाएगा? इतने डिग्री, 45.573 डिग्री आ जाएगा। और phi2 कितना निकल के आएगा? cos इनवर्स 0.95, वो कितना निकल के आएगा? लगभग 18.195 डिग्री, ये निकल के आ जाएगा। अब हमें इन दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC। अब इसमें देखिए कि जो AB है वो टोटल रिएक्टिव पावर, टोटल अपरेंट पावर को शो कर रहा है। BC जो है वो मोटर की जो किलोवाट रिक्वायरमेंट थी उसको शो कर रहा है, और AC जो है फुल लंबी लाइन है A से लेके C तक, ये टोटल जो मोटर को रिएक्टिव पावर चाहिए, टोटल रिएक्टिव पावर KVR को शो कर रहा है। CD जो है वो KVR1 जो कि हमें पावर सोर्स से मिल रहा है उसे शो कर रहा है, और AD जो है वो KVR2 जो हमें पावर कैपेसिटर से सप्लाई हो रहा है उसे शो कर रहा है। तो अब अगर हम थोड़ी सी मैथ में चलते हैं, बेसिक्स तो हमें सबको पता ही होंगे, बेसिक्स पे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, थोड़ी सी हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रायंगल ABC में अगर हम tan phi1 कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? tan phi1, tan हमें पता होता है कि क्या होता है, tan में कोई कंफ्यूजन है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो tan phi1 क्या निकल के आएगा बड़े वाले ट्रायंगल में? AC बाई BC, ये है परपेंडिकुलर, ये वाला पोर्शन, ये परपेंडिकुलर लाइन है, और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो क्या आएगा? KVAR बाई किलोवाट। तो यहाँ से अगर हमें KVAR निकालना हो तो क्या हो जाएगा? किलोवाट मल्टीप्लाई बाई tan phi1, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। अब अगर सिमिलरली हम छोटे वाले जो ये छोटा ट्रायंगल है, ट्रायंगल DBC में, अगर DBC में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो KVR1 क्या होगा? इसी तरह से निकल आएगा किलोवाट मल्टीप्लाई बाई tan phi2, इक्वेशन 2। अब हमें ये पता है कि जो मोटर की रिएक्टिव पावर डिमांड है वो दोनों ही केस में सेम थी। पहले केस में वो टोटल पूरा पावर जो है वो पावर सोर्स से ही पूरा रिएक्टिव पावर ले रहा था। सेकंड केस में कुछ पार्ट पावर सोर्स से ले रहा था और कुछ पार्ट जो है कैपेसिटर प्रोवाइड कर रहा था। तो जो कैपेसिटर प्रोवाइड कर रहा था वो KVR2 था, और जो पावर सोर्स से ले रहा था तो KVR1 था। बट चूंकि दोनों ही कंडीशन में KVR रिक्वायरमेंट कांस्टेंट थी, बराबर थी, इसलिए KVR बराबर KVR1 प्लस KVR2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 बन जाएगी हमारी। यहाँ से हम अगर KVR2 जो कि कैपेसिटर की रिएक्टिव पावर कितनी वो सप्लाई कर रहा है KVR2 निकालना चाहें तो वो निकलेगा KVR माइनस KVR1, इक्वेशन 4, जो कि हमें यही कैलकुलेट करना है, KVR2 ही निकालना है। यही वो रिएक्टिव पावर है जो हमारा कैपेसिटर प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम इक्वेशन 1, 3 और 4 को
वापस रीअरेंज करें तो हमें KVR2 की वैल्यू अगर tan phi 1 और tan phi 2 के टर्म्स में निकालनी हो तो क्या निकलेगी, KVR2 बराबर किलोवाट मल्टीप्लाई बाय tan phi 1 माइनस tan phi 2 ब्रैकेट में। इससे निकल के tan phi 1 और tan phi 2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, KVR2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी किलोवाट मल्टीप्लाई बाई 0.692। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब ये KVR2 की वैल्यू निकल के आ गई किलोवाट मल्टीप्लाई बाई 0.692। अब अगर हमें किलोवाट मोटर के पता हो, अगर सपोज मान लेते हैं कि मोटर जो है 50 किलोवाट की है, तो हमारा जो कैपेसिटर लगेगा जो कि पावर फैक्टर को 0.7 से 0.95 इंप्रूव करेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 मल्टीप्लाई बाई 0.692, ये कितना आएगा 34.6 kVAR। तो अगर कोई पूछता है कि भाई कैपेसिटर की कैपेसिटी बताओ जो कि हमारा पावर फैक्टर X से Y कर दे, मतलब इस पावर फैक्टर से उस पावर फैक्टर तक पहुंचने के लिए कितना बड़ा कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, उसके क्या साइज होगा, तो उसका कैलकुलेशन इस तरह से होता है। हमें इनिशियल पावर फैक्टर पता होगा तो मुझसे पहले उसका phi 1 एंगल निकाल लेंगे, फिर दूसरा पावर फैक्टर होगा उससे हम दूसरा phi 2 निकाल लेंगे। phi 1 phi 2 जब हमें पता चल जाएंगे तो फिर हम tan phi 1 और tan phi 2 वाला फार्मूला लगा के, ये KVR2 का सीधे सीधे ये वाला फार्मूला लगा के KVR2 बराबर किलोवाट मल्टीप्लाई बाई tan phi 1 माइनस tan phi 2, ये जो है ये वाला फार्मूला लगा देंगे और इससे हमें KVR की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आइए अब हम लोग पावर फैक्टर से रिलेटेड और रिएक्टिव पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जहां हमको पता है कि एक्टिव पावर जो है वो रियल काम करने के काम आती है, जैसे मोटर को चलाने में, हीटर को हीटर में जो हीटिंग आती है वो एक्टिव पावर के थ्रू आ गई। जो भी जहाँ पे भी यूजफुल काम हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है, ये सब जो है एक्टिव पावर, जहाँ पे काम होता दिख रहा है, जो काम हो रहा है वो सब एक्टिव पावर की वजह से होता है। वहीं रिएक्टिव पावर का क्या काम है, रिएक्टिव पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है पावर सिस्टम में। ऐसा नहीं कि वो कोई काम नहीं कर रही तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसकी भी उतनी ही ज़रूरत है। रिएक्टिव पावर का काम वोल्टेज को रेगुलेट करना है। अगर वोल्टेज प्रॉपर रेगुलेट नहीं होगा, सिस्टम का वोल्टेज हाई इनफ नहीं होगा, तो एक्टिव पावर ही नहीं फ्लो कर पाएगी सिस्टम में से, हमारा यूजफुल काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए रिएक्टिव पावर ऐसा नहीं कि इसेंशियल नहीं है, रिएक्टिव पावर भी बहुत इसेंशियल चीज है। विदाउट रिएक्टिव पावर आप एक्टिव पावर को फ्लो नहीं करा सकते सिस्टम में। अब अगर हम मोटर के एग्जाम्पल की बात करें तो मोटर में अगर रिएक्टिव पावर नहीं होगी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगी, तो मोटर अपना पर्पज ही नहीं सॉल्व कर पाएगी। इसलिए रिएक्टिव पावर भी मोटर के केस में भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि रिएक्टिव पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये है कि पावर फैक्टर कभी एक से ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक होगा। अच्छा, ये क्यों होता है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि एक से ज़्यादा पावर फैक्टर क्यों नहीं होता। छोटी सी मैथ है, आप इसमें सोच के बताइएगा। अब अगर हमने कभी कभी फेस किया है जब लाइट लोडिंग की कंडीशन होती है, मतलब जब लोडिंग एकदम नहीं होती लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में जब लोडिंग नहीं होती, सब स्टेशन में लोड एकदम कम होता है, रात का टाइम होता है, तो रिएक्टिव पावर वहाँ पर इतनी ज़्यादा जनरेट होने लगती है कि वोल्टेज शूट अप करने लगते हैं। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि सब स्टेशन में कुछ रिएक्टर्स होते हैं, उनको ऑन करना पड़ता है। उन्हें ऑन करते हैं ताकि पावर फैक्टर जो लीडिंग हो गया है वो लीडिंग ना रह जाए, थोड़ा सा पावर फैक्टर डाउन किया जाए। मतलब हम जानबूझ के पावर फैक्टर को घटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें सिस्टम की वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सब कुछ कुछ बातें थी पावर फैक्टर के बारे में और रिएक्टिव पावर के बारे में, बेसिक्स मैंने बात की। फ्यूचर में और भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। अभी मैं आप लोग को धन्यवाद बोलता हूं और आप लोग ये बताइए मुझे कि ये वीडियो कैसा लगा। आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी यू सून।